वेलकम गाइस, मैं मनोहर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं बिहार बोर्ड 2022 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का कुछ वीवीआई टॉपिक्स। ठीक है, इन वीवीआई टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा चैप्टर वाइज। वो भी अगर आप इन सभी वीवीआई टॉपिक्स वगैरह को अच्छे ढंग से कर लेते हो या आपका अगर किया हुआ है तो आपका 90% से ऊपर मार्क्स तो कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, ये गारंटी देता हूं मैं। अच्छे ढंग से आप समझो एक बात कि अभी मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज टोटल बताने वाला हूं कि पहला चैप्टर है इसमें कौन कौन सा वीवीआई टॉपिक्स है, दूसरा चैप्टर में कौन सा है, तीसरा चौथा, और उन सभी चीजों को आप पढ़ाई कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा, अभी मैं जो आप लोगों को बताऊंगा आपको मालूम होगा कि टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब डबल हो चुका है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उन सभी टॉपिक को टच करके 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 100% होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ वीवीआई जो है 5 मार्क्स वाला वो भी बतला दूंगा। ठीक है, अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो क्या कि ऐसे बच्चे हो जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हुए हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि लास्ट टाइम में हम क्या करें नहीं करें, तो आप एक बात ध्यान रखना, वैसे बच्चे लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मेरा एडवाइस रहेगा कि जो 2 बुक है ना, पहला बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 फिजिक्स का, उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 2 पर फोकस करो, वॉल्यूम 1 को हटा दो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी तो लास्ट उपाय बता रहा हूं मैं, वॉल्यूम 1 पर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 2 को अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो वो आसान भी है, छोटा भी है और ज़्यादा मार्क्स वाला भी है। ठीक है, उसी से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो बच्चे चाहते हो कि नहीं मेरा 90% तो कहीं मतलब कट होना ही नहीं चाहिए, 90% से कम का सोच ही नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों को चैप्टर वाइज बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को करना है और क्या क्या किस हद तक डेप्थ में जाना है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। ठीक है, चलो देखा जाए, और वीडियो पसंद आए तो उसको अपने निकम्मे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं। पहला है जैसे क्या कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ठीक, पहला चैप्टर जो है उसमें क्या क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे रिलेटेड अगर 2 मार्क्स का क्वांटाइजेशन चार्ज पूछा तो पूछा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव जरूर बना देगा एक, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर 2 मार्क्स का प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखने दे देगा। ऐसा क्वेश्चन होना ही होना है, कोई ना कोई क्वेश्चन को इसको मतलब टच करना ही करना है बिहार बोर्ड को। ठीक है, अच्छा, और एक बात ध्यान रहे, ये सब टॉपिक का अगर लेक्चर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बाय एम एनवर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय एम एनवर्ड। ठीक है, या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी पहला चैप्टर का हर चैप्टर का बना हुआ, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखा जाए बिहार बोर्ड में एक बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछ चुका है, तो आप एक बार चाहोगे तो ऐसा कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी कर लोगे तो भी चाहेगा, कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, P बराबर होता है ना Q/2L, वो चीज आपको कर लेना है। रिलेटिव परमिटिविटी ना एप्सिलॉन r वाला, इसी को डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये चीज भी आपको कर देना है। ठीक है, अच्छा, इन सभी वीडियोस का लिंक कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं। ठीक है, अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक, इसको आप पढ़ लेना, हर बार इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वो भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ना ये कॉस थीटा होता है ना, ये आपको करना है। गॉस लॉ, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ये आप कर लेना, इसका एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स में कोई जरूरी नहीं कि पूछेगा, पहला चैप्टर से जो है ना उतना आप पूछता नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स का चांसेस नहीं रहता, तो ये चीज आप खाली इसका गॉस लॉ पढ़ लोगे, 2 मार्क्स वाला बस ना, क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस, क्या Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो चीज। अच्छा, चार्ज डेंसिटी की बात करें तो एक होता है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, टॉर्क ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल रखा है उस पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है ना P×E। ठीक है, या फिर इसी को P sin थीटा कहते हैं, तो ये चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इतना टॉपिक। अब मैं आपको बताऊं क्या, दूसरे चैप्टर के बारे में बताता हूं। ठीक है, वो चीज देखो, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दोनों को मिला दोगे तो लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटा करके मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। हाँ, अब देखा जाए दूसरा चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, ये सब। ठीक है, ये सब बस 2-2 मार्क्स के लायक का चीज जितना है ना उतना कर लोगे आप तो हो जाएगा, या इस सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर लोगे आप तो भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 2-2 मार्क्स का करना है, उसी से आपको सारा ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, खुद ब खुद वो हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो 2 मार्क्स के लायक का सिर्फ चीज़ पढ़ोगे टॉपिक से तो हो जाएगा। जैसे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का, तो ये अक्सर देखोगे कि आप क्वेश्चन बैंक अगर आप बनाओगे तो उसमें आपको दिया हुआ रहता है कभी कभी कि अगर चार्ज को ऐसे ऐसे यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज है तो इस पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, या ऐसे करके यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, तो सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये सारा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। बस आपको इतना बाय एम अनवर लिखना है, सब मिल जाएगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट में चले जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। तो वही चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ आपको फार्मूला देखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ आपको फार्मूला देखना है, बात खत्म, ठीक। उसके बाद रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है बस वही आपको देखना है। ई डेल्टा भी इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना, ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा, तो बस इसी फार्मूला, या फिर क्या कहते हैं आपको एक फार्मूला रहेगा ऐसे, क्या कहते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, ये फार्मूला, इससे भी आपको काम बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी बनता है। तो बस हल्का सा जानकारी आपको लेना है, एकदम ऊपर ऊपर से नॉलेज बस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, ये आपको देख लेना है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह सब निकल सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ये भी देखो गया था, उसको एनसीईआरटी में है ये टॉपिक, ठीक है। तो वो बस हल्का हल्का सा पॉइंट है 2-4, वो उसमें देख लोगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह वहाँ से आराम से निकल जाएगा, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई डायपोल, पोटेंशियल डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बस फार्मूला याद रखना है आपको। पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पी डॉट ई, या फिर क्या पी कॉस थीटा, तो बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, या पी कॉस थीटा होता है तो वो फार्मूला आपको याद रखना। बस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर 2 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बाय एम अनवर, ठीक है। तो उसका जो लिखा हुआ चीज़ है बस उसको याद कर लेना, ठीक है। डायलेक्ट्रिक या एंड पोलराइजेशन, तो डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन जो टॉपिक है उससे संबंधित बस हल्का सा इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर आप 10 मिनट देख लोगे ना, डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन बाय एम अनवर सर्च करके, तो उसका वीडियो का मात्र 10 मिनट देखोगे हो जाएगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं। कि हाँ भाई एक पोलर टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक, तो एक होता है पोलर डायलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, बस इतना ही। पोलर डायलेक्ट्रिक जो है क्या कहते हैं उसमें डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में डायपोल मोमेंट नहीं होता है ना। तो बस इतना सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लोगे, ठीक। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पूछता है कि अगर सेल यानी बैटरी को सीरीज में जोड़ दे या पैरेलल में जोड़ दे तो कितना क्या कहते हैं इक्विवेलेंट उसका वोल्टेज होगा या ईएमएफ होगा, ये चीज़ पूछता है। तो ये आप हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन जितना भी बता रहे हैं अगर आप सब कर लिए तो इसका मतलब आपको कि जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना, टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम है, लेकिन पूछेगा तो फिजिक्स में कितना 140 नंबर का इस बार ना, कोरोना की सिचुएशन को लेकर के। तो क्या होगा कि आप 140 का 140 बनाने में सक्षम हो जाओगे, लेकिन आपको करना नहीं है। यानी कि हम जितना बता रहे हैं अगर उतना टोटल में से आप 50% भी कर लिए ना, आधा भी कर लिए, तब भी आप जो है फिजिक्स में 100% मार्क्स तक ला सकते हो, ठीक है। जितना बता रहे हैं उसका आधा भी अगर कर लोगे आप तो जो दिल में आए उतना आप कर सकते हो, उतना भी कर सकते हो, 50% भी आप कर सकते हो जितना बता रहे हो उसका, ठीक है। अच्छा, करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है, जे से डिनोट करते हैं, I/A होता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोबिलिटी, उसका फॉर्मूला देख लेना, मोबिलिटी, ये 2 मार्क्स का आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा मोबिलिटी बाय एम अनवर, ठीक। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बारे में हल्का सा जानकारी आपके पास होना चाहिए कि रेसिस्टिविटी के बारे में ये जान लो, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ही कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घटता है। और एक चीज़ क्या है कि ये इसको लंबाई वगैरह से कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी तार को आप खींच देते हो, ऐसा कर देते हो, काट टूट देते हो, तो उसका रेसिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी इंटू L बाय लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लड कोड ऑफ रेसिस्टेंस पर आधारित सवाल कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना, पढ़े होगे वीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेनियम वॉच, इस टाइप का बहुत लोग याद कराते हैं। हम याद कराते हैं कि ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। अच्छा ठीक, किरचॉफ्स का दोनों लॉ, ठीक है, जंक्शन रूल और लूप रूल दोनों याद होना चाहिए। यह याद रखना है कि जंक्शन रूल किस पर आधारित है और लूप रूल जो है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों चीज़ को याद रखना है। लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन याद रखना है, यूनिट होता है इसका वोल्ट ही। अच्छा, इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ बैटरी, इसमें बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। चार्जिंग स्टेट में रहेगा और डिस्चार्जिंग स्टेट में रहेगा तो आपको टीपीडी बराबर क्या, ईएमएफ माइनस
IR, और एक फार्मूला होता है TPD बराबर EMF प्लस IR। तो चार्जिंग में कितना और डिस्चार्जिंग में और चार्जिंग में जो फार्मूला है बस यही, कौन सा फार्मूला चार्जिंग का है, कौन डिस्चार्जिंग, बस यही याद रखना है, ये डिस्चार्जिंग ये चार्जिंग का याद रखना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ना, तो सेल यानी कि अच्छा यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था ना, कैपेसिटर सबका कॉम्बिनेशन जो है, ऐसा सा सवाल आपको बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। कुछ कुछ देखते होगे कि कैपेसिटर ऐसे ऐसे है, क्या कहते हैं ऐसे कैपेसिटर है इस तरीके से, और इसका क्या कहते हैं इक्विवेलेंट बोल दिया निकालने, ये C1 है ये C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, या ये C है या ये C है, ये इतना माइक्रोफेराड है ये इतना माइक्रोफेराड है। तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सेल का यानी कि बैटरी का कॉम्बिनेशन है, तो इस पर भी आधारित क्वेश्चन 2017-18 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बाय एम लिख के सर्च करोगे तो उसमें का देख लोगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, एक दो टाइप का कॉम्बिनेशन देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग वगैरह सब नहीं पूछता है इसमें, सिर्फ सीरीज और पैरेलल एकदम सिंपल कनेक्शन पूछता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या कहते हैं नहीं, फार्मूला हीट बराबर I² RT होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्या कहते हैं सिर्फ क्या कहते हैं इसको बात करें अगर, तो I² RT, या फिर क्या कहते हैं हीट बराबर होता है ना V²/R इंटू क्या T, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल पर। तो हल्का हल्का सा इसमें बस जरा सा 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का थोड़ा थोड़ा चीज़ पढ़ोगे तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव वगैरह भी अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, तो या फिर कॉपी में लिख लो, उसके बाद अच्छे से टॉपिक को करते चले जाएं। जितना हम बता रहे हैं उसका सिर्फ अगर आप 50% भी कर दोगे तो आपको फिजिक्स में 100% तक मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो हम जितना बता रहे हैं उस टॉपिक में आप देखोगे तो 140 मार्क्स का ना पूछेगा, तो सब आपको टच किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, ये देख लेना। तो अब अगला चैप्टर से बताते हैं, अब आगे का जो भी चैप्टर है उसमें बस थोड़ा थोड़ा सा ही चीज़ है, फिर उसके बाद सेकंड वॉल्यूम में ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, मिटाते हैं। अब चौथा टॉपिक चैप्टर पे बात करते हैं। हाँ, अब देखा जाए चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। थोड़ा वो माइक खराब हो गया था इसलिए है। देखा जाए इस चैप्टर में जो है, चैप्टर 4 में आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्कुलर मोशन जो है किसी चार्ज का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को जब फेंकते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसका रेडियस का फॉर्मूला R=mv/qb। बस ये हल्का हल्का सा जानकारी आपके पास होना चाहिए। लॉरेंज इक्वेशन यानी कि लॉरेंज फोर्स जानना पता होना चाहिए, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ये इसको आप याद रखना। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, B×V लिखेगा तो गलत हो जाएगा, V×B ही सही है। तो फार्मूला वगैरह बस इतना सा जानकारी चाहिए आपको, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक टर्क का फार्मूला टर्क बराबर M×B, या इसी को MB/θB लिखा रहता है, ठीक है। तो बस इतना ही जानकारी आपको जानना है कि टर्क का ये सब फार्मूला होता है, बस, ठीक। बायोट-सावर्ट लॉ का तो बस इतना फार्मूला ही है। छोटा सा DL लेंथ के वायर के कारण अगर उसमें I करंट दौड़ रहा है तो थोड़ा सा DL लेंथ के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा थोड़ा सा dB, वो बराबर होता है μ0/4π इंटू I इंटू DL×R/r³, ठीक है। μ0/4π का मान 10⁻⁻⁷। तो बस हल्का सा बायोट-सावर्ट लॉ, इतना ही जानकारी, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर 2 करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, दोनों के बीच की दूरी D है, इसमें करंट I1 इसमें करंट I2 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स बटे पर यूनिट लेंथ यानी कि फोर्स बटे लेंथ, वो बराबर होता है μ0 इंटू I1I2 बाई 2πD। नहीं तो ये फार्मूला आप याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह इसमें घुमा फिरा के पूछे। तो बस इतनी तो जानकारी रखना है आपको, ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इसके बारे में पता है तब तो अच्छी बात है। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ना एटम में, तो उसका जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका मान होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ 2 और ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो एंगुलर मोमेंटम के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब तरह से पूछ सकता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास पे डिपेंड करता है कि नहीं पूछ सकता, तो यहाँ पर mv/r अगर इसके जगह पे अगर आप लिख देते तो m से m कट जाता तो vr हो जाता, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक। अच्छा, आपको एक चीज़ पढ़ लेना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्का सा थोड़ा सा, लेकिन देखा जाए
इससे थोड़ा सा इसको ज़्यादा टच करने का चांसेस रहता है। पोल स्ट्रेंथ आप देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना पोल स्ट्रेंथ बाय एम वर्ड, ठीक, उसका डेफिनेशन देख लेना आप, और इसका यूनिट भी, यूनिट इसका तो नहीं होता। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का आप यूनिट देख लेना, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना मैग्नेटिक मोमेंट बाय एम वर्ड, आपको इसका भी थ्योरी लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करें तो अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, बस वही पोल स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ दी बार मैग्नेट, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म में आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि बी वी यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो बी वी बराबर बी एच टेन थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप है, ठीक, उसको हल्का सा याद रखने की कोशिश करना है आपको बस। तो बी एच बराबर बी कॉस थीटा, बी वी बराबर बी साइन थीटा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल ऑफ डिप, ये भी एंगल ऑफ डिप है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना। ये सब फार्मूला पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल कभी कताल पूछ देता है या सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, बी वी बराबर क्या होता है, बी एच बराबर या ऐसा ना, तो बी एच बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन में होगा बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, बी टेन थीटा, तो ध्यान में रखना बी एच बराबर इतना या बी वी बराबर इतना, इस पर आधारित। डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, ये चीज़ पूछता है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, डाई पैरा फेरो बाय एम वर्ड, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व याद कर लेना, या हिस्टेरेसिस लूप के बारे में पढ़ लेना है, हिस्टेरेसिस के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे क्यूरीज लॉ, ठीक है, क्यूरीज लॉ के बारे में जानना जरूरी है, आप पढ़ लेना। क्यूरीज लॉ क्या होता है कि टेम्परेचर कम करने पे मैग्नेटाइजेशन जो इंक्रीज़ करता है वही क्यूरीज लॉ है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में अगर आएंगे तो उसमें आपको लेंज लॉ पढ़ने की ज़रूरत है, ईडी करंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आप देख लो, ये सब कर लोगे ना तो 2-2 मार्क्स सब तो फिक्स हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव भी आपको कहीं भी बचेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव और 2-2 मार्क्स ये सब फिक्स, उसमें कहीं आपका कोई नंबर नहीं कट सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़, और फिर लास्ट में कुछ वीवीआई 5 नंबर वाला भी बता देंगे। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो है ना, उसमें आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, ये फेजर डायग्राम, वाटलेस करंट क्या होता है, ठीक। और अगर आपके पास समय है तो 48 नंबर में ट्रांसफार्मर देख लेना, ठीक है, ठीक, ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मान लो एक सवाल पूछ दिया, ठीक है, तो हो सकता है पूछ दे ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, ये याद रखना, तो हो सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो ट्रांसफार्मर का भी टॉपिक या ट्रांसफार्मर बाय एम वर्ड करके भी पढ़ सकते हो, तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो भी चीज़ होता है वो एक से ज़्यादा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एक से क्या होता है, कम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ये सब चीज़। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक से ज़्यादा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक से कम, ठीक है। सेकेंडरी का कॉइल एनएस, इसमें एनएस क्या कहते हैं ज़्यादा होता है एनपी से, इसमें एनएस कम होता है एनपी से, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर के बारे में हल्का सा जानकारी आप ले लेना, ठीक है। तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। अब आपको आगे के चैप्टर्स के बारे में बताते हैं, वो सब फिर लास्ट में आपको 5 मार्क्स वाला बता देंगे कौन कौन सा आपको प्रैक्टिस करना है, बस उसमें से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। हाँ, अब देखा जाए आपको चैप्टर नंबर 8 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक फार्मूला ये c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है क्या कि 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है इसका ऐसा यूनिट बताइए, ठीक है। तो इसका इस टोटल का यूनिट आप चाहोगे तो क्या, ये टोटल तो स्पीड के बराबर है, इस लाइट के स्पीड के बराबर है, तो स्पीड का तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये टोटल का आप यूनिट कह सकते हो क्या, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें अगर हम लोग, तो डायमेंशन मीटर पर सेकेंड चूँकि यूनिट हुआ, कैसे, तो ये टोटल तो स्पीड के बराबर, इसलिए मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया। अब डायमेंशन आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड है, तो स्पीड का जो डायमेंशन होता है वही, तो एल टी इनवर्स, तो डायमेंशन आपको याद रखना है इसका, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव का जो डायरेक्शन होता है या प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन होता है वो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट ई क्रॉस बी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, बी क्रॉस ई नहीं होगा बल्कि ई क्रॉस बी, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स में बात करें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही इसी चीज़ का क्या रेशियो होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, छोटा सा चीज़। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा हो तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल का जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो लाइट दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होने के बजाय सेम मीडियम में वापस लौट जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको ध्यान रखना है या पढ़ लेना, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं तो पढ़ना है इसको। क्रिटिकल एंगल आपको ध्यान में रखना है, ये वो एंगल होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा होता है, तब रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट सरफेस के पैरेलल चल जाए तो उस समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 1/μ ना। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन भी देख लेना आप, ठीक। तो लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तभी TIR होता है। तो TIR से संबंधित कोई ना कोई सवाल आपको टच जरूर करेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप पढ़ लेना, ठीक है, मौका मिले तो। जितना भी टॉपिक बना रहे हैं ना सब कर लिए ना, तब तो आपका 70 में 70 आ जाएगा, ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, वो देख लेना आप, कोशिश करना देखने का। अगर नहीं मिल पाया समय तो छोड़ भी सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है तो क्या करोगे भाई। लेकिन अगर कम समय में है तो, लेकिन अगर समय है तब कर सकते हो। बाद बाकी चीज़ आपका किया हुआ है, लगभग आप पहले से तैयारी हुए तो आप कर लेना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस टेलीस्कोप करने की जरूरत नहीं, ठीक। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आप एक ब्रेविस्टर्स लॉ कर लेना। ब्रेविस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पूछता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसी में ब्रेविस्टर्स लॉ ना, वो क्या कहते हैं 10IP के बराबर, म्यू इज इक्वल टू क्या 10IP करके रहता है, ठीक है। तो ब्रेविस्टर्स लॉ कर लेना, मालुस लॉ पढ़ लेना, ठीक है। मालुस लॉ का डेफिनेशन खाली याद कर लेना, बहुत लोग को समझने में दिक्कत होता है मालुस लॉ, ठीक है। तो मालुस लॉ का, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल का 3 प्रिंसिपल है, ठीक है। वो तीनों को तो एकदम रट्टा मार जाना होगा क्योंकि वो एकदम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल में ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए रहता है 5 मार्क्स का, वो बाद में बात करेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल 3 गो होते हैं, प्रिंसिपल है, उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना आपको, ठीक। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 11 जो है, इसमें से आपको बोर्स पोस्टुलेट है, बोर्स का 3 पोस्टुलेट है, उस तीनों पोस्टुलेट को याद कर लेना। इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल का 3 गो पोस्टुलेट है, ठीक है, उसी तीनों को याद कर लेना है बस। हाइजेंस प्रिंसिपल और ये 2-2 मार्क्स के लिए दोनों को तैयार रखना आप, ठीक है। अच्छा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर नंबर 12 में बात करें तो उसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ लेना है अच्छे से। उसमें ग्राफ भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ, उसको याद रखना है आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 गो ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ है आपको ऐसा जो कि क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए ग्राफ ऐसा, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट, और एक ग्राफ और है जिसमें कि इंटेंसिटी अलग अलग, फ्रिक्वेंसी सेम के लिए ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। आप NCERT में देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहाँ पर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इस चैप्टर में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको ये ग्राफ मिलेगा, दोनों, ये दोनों ग्राफ को आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए और ये डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए, तो ये दोनों ग्राफ में से कोई ग्राफ पूछ सकता है, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव के लिए डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस था, वो उसको याद कर लेना, 2 मार्क्स का रहेगा। और उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था कि उस वैसे वेव का वेवलेंथ का लैम्डा बराबर h/p, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। p को आप पता होगा कि लैम्डा बराबर h/p को हम लोग √2m भी लिखते हैं, ठीक है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ लेना, बड़ा जरा सा 2 लाइन का तो है ही, कि जितना भी मैटर होता है, पदार्थ होता है मैटर, वो सब भी वेव की तरह बिहेव करता है, डुअल नेचर होता है उसके पास, यही तो है, और उन सबको मैटर वेव कहते हैं। और उसका वेवलेंथ लैम्डा बराबर h/p यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। ये छोटा सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है बस, हल्का सा। न्यूक्लियर चैप्टर में आ जाओ आप, तो न्यूक्लियर चैप्टर में आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेना। रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच हेवी वेट न्यूक्लियस ट्राई टू गेन क्या स्टेबिलिटी, एंड दिस प्रोसेस इज डज नॉट इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल प्रेशर और टेम्परेचर। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो बना करके। रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, कहीं से भी निकाल लो, रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ सकते हुए, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। और एक बात कि आप उसमें एक चीज़ देख लेना, अल्फा बीटा गामा डीके, ठीक है।
अगर कभी भी कोई भी मटेरियल से अल्फ़ा डिके होता है ना, तो अल्फ़ा का मतलब होता है हीलियम, यानी कि अगर कोई यूरेनियम है, जैसे कि यूरेनियम है क्या कहते हैं 235 92, ठीक है। अगर क्या कहते हैं अल्फ़ा डिके होगा ना, तो एक नया एलिमेंट बनेगा जिसमें कि ऊपर से 4 चला जाएगा और नीचे से 2 चला जाएगा। तो कोई भी एक नया एलिमेंट बनेगा तो 231 और नीचे से 2 जाएगा तो 92, ये नया एलिमेंट बनेगा। ये थोड़ियम 90, ये थोड़ियम होता है, ठीक है। अगर बीटा डिके कहीं से हो रहा है तो बीटा डिके, अगर इसी में बीटा डिके होता, यहाँ तो अल्फ़ा डिके हुआ ना, अगर बीटा डिके होता ना, तब जो एलिमेंट बनता ना, उसमें नीचे से सिर्फ क्या कहते हैं 1 चला जाता है, ठीक है। यानी कि जो अगला एलिमेंट बनेगा 91 और 235 ही रहेगा, जो भी अगला एलिमेंट बनेगा ऐसा होता है। गामा डिके होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो एलिमेंट था वही का वही एलिमेंट रह जाता है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना। हाफ लाइफ, इट इज़ द टाइम इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द सैंपल बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस का संख्या है वो डिके होते होते रेडियो एक्टिव प्रोसेस में डिके होते आधा हो जाए अपने वैल्यू का। और इसका फार्मूला आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है क्या होता है पता नहीं हमको, हाफ लाइफ का फार्मूला शायद लेमडा बाय ये नहीं 0.693 या बाय लेमडा होता है। हाँ, हाफ लाइफ का टी हाफ से डिनोट करते हैं 0.693 या बाय लेमडा, ये आपको याद रखना। एक होता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब औसत आयु काल, जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टोटल का टोटल ख़त्म हो जाए। चाहे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ न्यूक्लियस टोटल का टोटल ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसमें जितना समय लगेगा उसको एवरेज लाइफ कहते हैं। और इसका फार्मूला भी होता है, आपको याद रखना है, 1 बाय लेमडा होता है। ये फार्मूला होता है किसका? एवरेज लाइफ का, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखो तो एक रिलेशन हो गया ना। इसको अगर आप चाहो तो हाफ लाइफ बराबर क्या कहते हैं ऐसा लिख सकते हो, 1 बाय लेमडा को टी एवरेज, तो 0.693 इंटू क्या टी एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ बराबर 0.693 इंटू एवरेज लाइफ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम दे देगा। हाफ लाइफ बराबर इतना बटे लेमडा और एवरेज लाइफ बराबर 1 बाय लेमडा, जहाँ लेमडा है डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़। अच्छा, एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना ना। एनर्जी बैंड कंडक्टर के लिए जो एनर्जी बैंड में ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करता है। फिर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा गैप रहता है दोनों में ना। फिर उसके बाद बैंड कंडक्टर में बहुत ज़्यादा का गैप रहता है। तो ये एनर्जी बैंड के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। और ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपको कर लेना है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें होल्स ज़्यादा होता है, ठीक है। और एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज़्यादा होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है या फिर चार्ज होता है। तो याद रखना, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, इलेक्ट्रिकली वो सब न्यूट्रल ही होता है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन के तुलना में ज़्यादा होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल की तुलना में ज़्यादा होता है। इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, लेकिन सब होता एक्चुअली में न्यूट्रल ही है, ठीक है। कहते हैं इसको पॉजिटिव टाइप, कहते हैं इसको नेगेटिव टाइप। रेक्टिफायर याद कर लेना। रेक्टिफायर में हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर रहता है, ठीक है। अक्सर ऐसे बहुत कम चांसेस है रेक्टिफायर पूछने का भी, या तो रेक्टिफायर या नहीं पूछेगा तो एलईडी देख लेना। आप दोनों में से कोई एक देख लेना, आप एलईडी देख लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीबीएसई वालों को रेक्टिफायर ज़्यादातर टच करता है, बिहार बोर्ड वाले को रेक्टिफायर टच नहीं करेगा। एलईडी आप देख लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बस इतना ही। अच्छा, और कम्युनिकेशन सिस्टम में आप टाइप्स ऑफ वेव प्रोपागेशन देख लेना, यानी स्काई वेव प्रोपागेशन और हो गया, फिर उसके बाद ग्राउंड वेव प्रोपागेशन हो गया, फिर ये स्पेस वेव प्रोपागेशन, ये चीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेंज ऑफ एंटीना। एंटीना का रेंज होता है ना, तो एंटीना का रेंज का रेडियस होता है रेंज बराबर क्या लेते हैं √2r h, ऐसे करके ये रेंज ऑफ एंटीना है। यहाँ पे रेंज ऑफ एंटीना का रेंज का जो रेडियस है वो रेडियस बराबर 2 तो ठीक है, h हो गया हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है, और क्या बोलते हैं r हो गया 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके कोई भी सवाल करना, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर टावर है तो वो कितना दूर तक अपना सिग्नल देगा, ठीक है, तो वो उसका रेडियस, ठीक है, उसका ये रेडियस हुआ। यही रेडियस के बारे में, इसी को ही रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ एंटीना, यानी कि एक एंटीना का रेंज कितना दूर तक है सिग्नल भेजने का, वो चीज़, ये चीज़ आप देख लेना। इसका एक काम करो, आप पहले स्क्रीनशॉट लो, लिए स्क्रीनशॉट,
ठीक है, अब बैठ करके आराम से इस पर विश्लेषण करते रहना, क्या आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ा हो चुका है। हाँ, वैसे कोई भी बच्चे हैं जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े, अब सोचते हैं क्या कि लास्ट में हम कुछ तैयारी करें, तो वैसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ सेकंड वॉल्यूम करेंगे अगर, तब भी उनको अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 70% 80% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 70% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा एकदम आराम से, सिर्फ सेकंड वॉल्यूम कर लोगे अगर आप, तो बेझिझक कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएगा तब भी आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक, और एक बात, अगर क्या कहते हैं, ये जितना भी टॉपिक मैंने बताया है, अगर इतना कर लिए ना आप सब कुछ, यानी कि पहला वॉल्यूम का भी आपका या फिर किया हुआ है पहले से या कर भी लिए, तो इतना मेरा गारंटी है कि 90% तो आपका कोई भी नहीं काट सकेगा, एकदम गारंटी के साथ। बस अच्छे से आप कर के रखे होगे तो। अब 5 मार्क्स की बात आई, ठीक है, 5 मार्क्स होगा तब तो 90% भी टच होगा भाई। तो 5 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है देखा जाए, आपको एक 5 मार्क्स के लिए हम बता रहे हैं टेग्राम, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 5 मार्क्स वाले में तो आपको ढेर सारा में से कौन सा फंसेगा नहीं फंसेगा का बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होता, लेकिन जो एकदम हिट लिस्ट में है ना, वो यही है, क्या कहते हैं, ये जो है हाइजेंस प्रिंसिपल, और उसी में ही प्लस उसी में प्रूफ करने के लिए दिया रहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक, या रिफ्लेक्शन दे देगा या फिर रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ हाइजेंस प्रिंसिपल दे देगा, उसके बाद बोलेगा क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताइए, तो वो चीज़ हो सकता है। ठीक है, एक बार क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन, वो कर लेना आप, तो ये चीज़ हो सकता है। या फिर अगर आपको पूछेगा तो ये ऑप्टिक्स में से ये या फिर हो सकता है, या फिर आपको क्या कहते हैं पूछ सकता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो कि ज़्यादातर फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता देना है कि अच्छा फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सिंपल सा डिफाइन कर सकते हो फोटो बना कर। लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तब आपको ऑब्जर्वेशन बताना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देने पर ही होता है, फिर क्या कहते हैं कोई टाइम लैग नहीं होता, उस सबका ऑब्जर्वेशन था ना, वो सब देना। वो इंटेंसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिराएंगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। आइंस्टीन का इक्वेशन भी लिख देना होगा, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इसको करना पड़ेगा, तो उतना बताना पड़ेगा। तो 5 मार्क्स वाले में, ठीक है, जो हिट लिस्ट पर है वो हाइजेंस प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, और हो गया बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल में खाली बोर्ड्स मॉडल का 3 को बोर्ड्स पोस्टुलेट ही वही चीज़ हो गया, बोर्ड्स मॉडल और बोर्ड्स पोस्टुलेट वही चीज़ हो गया, मतलब बोर्ड्स पोस्टुलेट 3 को पोस्टुलेट लिखना होगा। उसके बाद पूछेगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल करके दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, तो ये इस टाइप का चीज़ ये फेमस है। ठीक, और एक चीज़ और फेमस रहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको हो सकता है। तो ये सब में से कोई आपको हो सकता है, अब कौन रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, 5 मार्क्स वाला तो वो बहुत एकदम लकी चीज़ है, या आपका किस्मत भी डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें से चांसेस है कि 2 आपको कम से कम, तो कोई सा भी दो हो सकता है, कोई सा भी 2 आपको हो सकता है कि पूछ दे। ठीक है, तो 5 मार्क्स वाले में, ठीक, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लेंस मेकर फार्मूला भी एक आप कर सकते हो, उसका भी अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, ये सब सेकंड वॉल्यूम में से ही है। ठीक, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, और क्या कहते हैं ये, इसमें से कोई 2 या 3 को तो कम से कम 2-3 में से 2 या 3 हो सकता है कि फंस जाए। ये हो गया 4, एक 5 हो गया ना, ये एक और हम दे देते हैं ताकि उसमें से कोई ना कोई एक हो ही जाए। ठीक, तो ये सारा हो गया। उसके बाद और एक कौन सा, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम करना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ना, उसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इन्फानाइट वाला यानी कि रिलैक्स्ड आई वाला जो एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाला तक उसका डेरिवेशन वो आप देख सकते हो। तो इससे आपका 2 मार्क्स वाला भी हो जाएगा ना, 2 मार्क्स में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वहाँ भी हो जाएगा,
और यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो 5 मार्क्स का बस 1 2 3 4 5 6, इतना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस मत करो, बस इतना में ही काम हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई तो आपको 5 मार्क्स में इसमें से फंस ही जाएगा। ठीक है, तो बस क्या कहते हैं, इतना को आप कवर अप कर लोगे तो आपका 90% तो श्योर शॉट आ ही जाएगा। और अगर क्या चाहते हो कि नहीं एकदम को 90% से कम आना ही नहीं चाहिए, तो और भी आपकी किस्मत है। ठीक है, पिछले साल जो जो क्वेश्चन नहीं आ चुका है उसको छोड़ करके, ठीक है, यानी कि लास्ट 5 साल में आप देखो कि लास्ट 5 साल में जो जो क्वेश्चन आ चुका है, उन सब 5 मार्क्स में जो जो क्वेश्चन आ चुका है उन सब को छोड़ दो, और उसके अलावा कोई भी अपने से ही प्रैक्टिस करके देखो और खोज करके निकालो जो जो नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, 5 मार्क्स वाला ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक में नहीं है, यानी कि पूछा हुआ ही नहीं है। 2009 से अभी तक में बिहार बोर्ड में कभी नहीं पूछा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है लेकिन कभी नहीं पूछा, वैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना तब फिर वो चीज़ हो सकता है, उससे बेनिफिट है। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन सीट है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है इंपॉर्टेंट फर्स्ट वॉल्यूम का अगर कुछ करना हो तो जो नहीं पूछा हुआ है कभी वही पूछता है बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में, कोशिश यही रहता है। देखोगे तो ज़्यादा रिपीट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब हिट लिस्ट पे है, देख लेना इसको। ठीक है ना, चलो फिर उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको हेल्प जरूर होगा। कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, टॉपिक का नाम बाया मनोट लिख करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, कोशिश करेंगे हेल्प करने का। बाय बाय, टेक केयर।